हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमने अपना इससे पहले जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर था कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फेडरल सिस्टम। फाइन। तो गाइस, हमने जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा था किस तरह से जो पावर्स का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्यूजन ऑफ पावर, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं फेडरल सिस्टम। आपको पता है हमने आर्टिकल 1 में क्या पढ़ा था कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फाइन। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, मेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को हम डिफाइन करते हैं कि सेंटर और स्टेट में क्या है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइन। एक सेकेंड, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट को दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट में और एक फेडरल गवर्नमेंट में। फाइन। यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में जो डिवाइड किया गया है वो किस बेसिस पे किया हुआ है, ऑन द नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। जैसे हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को हमने इस बेसिस पे डिफाइन किया गया है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में क्या रिलेशन है। उसी तरह यूनिटरी गवर्नमेंट है या किसी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, वो डिपेंड करता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। फाइन। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। इसलिए यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सभी जो पावर्स है वो नेशनल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट में वेस्ट होती है। फाइन। अगर ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है और जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको पावर नेशनल गवर्नमेंट से मिल गया, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, रीजनल गवर्नमेंट है, मतलब कि क्या है वहाँ पे फेडरल सिस्टम। समझ आ गया। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सिंपल बात है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी होती है, फेडरल होती है। यूनिटरी में क्या होती है, सभी की सभी जो पावर्स है वो सेंटर पे होती है, जबकि फेडरल में क्या होता है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और स्टेट जो अपनी पावर है वो कहाँ से लेती है, सेंटर से लेती है। फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड होती है जहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया जाता है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और दोनों ऑपरेट होती है अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में। मतलब कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट अंडर अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगी, ठीक है, तो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप देख सकते हो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन एंड सो ऑन, इन सब कंट्रीज में क्या यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि वहाँ पे जो पावर है वो यूनियन पे ही वेस्टेड है। फाइन। जबकि जैसे यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इवन की इंडिया, वहाँ पे भी क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। फाइन। लेकिन इंडिया को हम क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इंडिया में वैसे तो पावर का डिवीजन है, लेकिन जैसे नेशनल इमरजेंसी या कुछ इस तरह के पर्पस आ जाते हैं जहाँ नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़े, तो वहाँ पे जो पावर है वो सारी हमारा जो इंडिया एकदम से यूनिटरी मॉडल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंडिया को क्वासी फेडरल भी बोलते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फेडरल मॉडल में क्या होता है, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। राइट। देखो, अगर कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट लिखा रहा है तो इसका मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की लिखे। फाइन। तो फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट वन ऑफ द सेम थिंग। एंड रीजनल गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, कहीं जगह स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया स्टेट्स में डिवाइड है तो हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। अब आप पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान में स्टेट्स की जगह वहाँ पे प्रोविंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं। फाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, जबकि रीजनल गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ये बस इसके अलग अलग नाम है। फाइन। अगर हम देखते हैं फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। फाइन। देखो, टर्म जो फेडरेशन है उसने जो अपना वर्ड है वो लैटिन वर्ड फीडर से लिया, जिसका मतलब है ट्रीटी या एग्रीमेंट। राइट। इससे जो फेडरेशन का मतलब एक न्यू स्टेट होती है जो एक ट्रीटी या एग्रीमेंट से बना हुआ है। फाइन। और आपको पता है हमारा इंडिया का जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्पेशली लिखा है इंडिया इज अ भारत दैट इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। मतलब कि हमारा जो यूनियन बना है वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है, इसलिए हम कभी भी फेडरेशन नहीं बोलते, बिकॉज क्योंकि फेडरेशन का मतलब ही वो होता है जहाँ कोई चीज़ क्या बनी है, फेडरेशन से बनी है। फाइन। बिटवीन द वेरियस यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन आर नोन बाय द वेरियस नेम लाइक द स्टेट्स। मतलब कि तो जो फेडरेशन की जो यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, जैसे यूएसए में, ठीक है, और स्विट्जरलैंड में कैंटोन्स बोला जाता है, कनाडा में प्रोविंसेस बोला जाता है, और रशिया में रिपब्लिक बोला जाता है। ठीक है, और इंडिया में स्टेट्स बोला जाता है। अब हम जरा फीचर्स को कंपेयर करते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे लास्ट हमने चैप्टर में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स को कंपेयर किया था, उसी तरह अब इसमें हम क्या करेंगे,
फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स को कंपेयर करेंगे एंड यू शुड नो बिकॉज क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन और आपको फिर अपना ऐसे क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डुअल पॉलिटी होता है, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट होती है, रीजनल गवर्नमेंट में होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होती है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, मतलब कि गवर्नमेंट सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट पे होती है और मतलब कि वही अपनी पावर्स डिराइव करते हैं रीजनल गवर्नमेंट में, फाइन। फेडरल गवर्नमेंट में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है रिटर्न। अब इंडिया का क्या है, इंडिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन का क्या, ब्रिटेन का अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न जैसे फ्रांस में है, अनरिटर्न जैसे ब्रिटेन में। फेडरल गवर्नमेंट में अगेन मैंने आपको बताया पावर्स का डिवीजन होता है बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, जबकि यूनिटरी में कोई भी पावर का डिवीजन नहीं होता, सभी की सभी जो पावर होती है वो नेशनल गवर्नमेंट में होती है। अगेन फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, इवन जैसे हमारे इंडिया में भी है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे जापान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, जबकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगेन यूनिटरी गवर्नमेंट में फेडरल में रिजिड होता है, जबकि यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो भी सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अगेन इंडिपेंडेंट जुडिशरी होते हैं किसमें, फेडरल में, जबकि यूनिटरी में क्या होता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकती है। इसमें होता है बाइकमेरल लेजिस्लेचर होता है, जबकि इसमें लेजिस्लेचर बाइकमेरल भी हो सकते हैं, यूनिकमेरल हो सकता है। लाइक जैसे हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, फाइन। फेडरेशन फॉर्म हुआ दो वेज में, दैट इज एक तो बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय वे ऑफ डिसनेट। पहले केस में जो नंबर ऑफ मिलिट्री वीक और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं वो इकट्ठी आई और उन्होंने क्या करा, अपना स्ट्रॉन्ग यूनिट बना लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यूएसए। देखो यूएसए में क्या था, मतलब सिंपल बात है कि जो एक फेडरेशन है वो या तो इंटीग्रेशन से भी बन सकती है, 2-3 के इंटीग्रेशन से भी बन सकती है, या फिर एक के डिसइंटीग्रेशन से भी बन सकती है, ठीक है। तो यूएसए में क्या हुआ था, जो ऑलरेडी जो स्टेट्स थी जो वीक थी या इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, वो इकट्ठा आई और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बना लिया जिसे हमने यूएसए बोलते हैं। सेकेंड केस में क्या हुआ, जो एक बिग यूनिटरी स्टेट थी, जैसे आप रशिया भी बोल सकते हैं, यूएसएसआर, वो कन्वर्ट हुई बाई, मतलब कि उसको हमने क्या किया, छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया और हमने उन्हें क्या कर दिया, ऑटोनॉमी दे दी, अपने डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी, सो दैट हम रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके, जैसे कनाडा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट या जो नेशनल गवर्नमेंट है वो दो तरह के से बन सकती है, इंटीग्रेशन से भी, डिसइंटीग्रेशन से भी, ठीक है। यूएसए पहला और ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड में, ये 1787 में फॉर्म हुआ था जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। और आपको पता होगा यूएसए में 50 स्टेट्स थी ओरिजिनली, 13 स्टेट्स थी और इसने मॉडल ऑफ फेडरेशन को अडॉप्ट किया था। जबकि जो कैनेडियन फेडरेशन है इसमें 10 प्रोविंसेस हैं, जिसमें ओरिजिनली 4 प्रोविंसेस थी और ये भी बहुत पुराना मतलब कि फेडरेशन है जो कि 1867 में बना था, फाइन। अब हम जरा पढ़ते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब देखो स्पेसिफिकली भी हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे इंडिया जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, इन्होंने फेडरल सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट किया दो मेन रीजन की वजह से। एक तो हमारी कंट्री का बहुत बड़ा साइज है, दूसरा हमारी डाइवर्सिटी बहुत है, सोशली या कल्चरल आप देखो तो डाइवर्सिटी बहुत है। इसलिए उन्होंने बोला कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री में अच्छे को गवर्न कर सकती है और जो नेशनल यूनिटी है वो भी हमारी मेंटेन रहेगी, फाइन, और रीजनल भी ऑटोनॉमी रहेगी। अगर हम सारी की सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट को दे देंगे, अगर हम अपनी सारी की सारी पावर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट को दे देंगे तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हो गई या फिर माइनॉरिटीज़ हो गई, इन सब की जो वो होता है थोड़ा सा, हाँ, उन सब की जो मतलब कि अपनी जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं लूज होती है। इसलिए हमने फेडरल सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट किया ताकि हम अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको भी फोकस कर सकें, फाइन। हाय, वो जो टर्म फेडरेशन है वो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यू शुड नो, हमने पहले भी पढ़ा था, फेडरेशन इज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेड आर्टिकल 1 में भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। इवन कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स को ही प्रेफर किया था इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों किया था ये हमने उस वक्त भी पढ़ा था, क्योंकि जो हमारा इंडिया का फेडरेशन है वो किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, कि किसी भी स्टेट्स में एग्रीमेंट नहीं हुआ। जैसे अमेरिकन फेडरेशन में एग्रीमेंट हुआ था स्टेट्स में, फाइन, तभी उन्होंने एक लार्जर यूनिट बनाई थी। लेकिन इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, ठीक है। सेकेंड, किसी भी स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो कभी भी हमारे इंडिया की यूनियन से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये नहीं कि आज अगर सिक्किम का मन किया तो वो इंडिया से बाहर निकल के चला गया, नो, किसी का राइट नहीं है। द स्टेट्स हैव नो राइट
टू secede फ्रॉम द फेडरेशन, ठीक है। तो फेडरेशन जो हमारा यूनियन है लेकिन ये इनडिस्ट्रिक्टेबल है, ठीक है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, राइट। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है, ना कि अमेरिका के मॉडल पे, ठीक है। मतलब कनाडा अमेरिका दोनों का ही फेडरल सिस्टम है, लेकिन हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है, ना कि अमेरिका के मॉडल। कनाडा के मॉडल जो डिफरेंट है अमेरिकन मॉडल से, किस तरह से, बिकॉज कनाडा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर डेवलप किया गया, जैसे इंडिया ने भी स्ट्रॉन्ग सेंटर डेवलप किया हुआ है। इंडिया का जो फेडरेशन है वो कनाडा के फेडरेशन से काफ़ी जगह मैच करता है। सबसे पहले कैसे कि हमने भी पढ़ा कि जो अमेरिका का जो फेडरेशन है वो इंटीग्रेशन से बना, जबकि कनाडा का डिसइंटीग्रेशन से बना। उसी तरह इंडिया का भी डिसइंटीग्रेशन से बना, मतलब कि हमारी इंडिया लार्जेस्ट यूनिट है लेकिन हमने हर एक स्टेट को ऑटोनॉमी दे रखी है, राइट। इसके अलावा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन वर्ड को प्रेफर किया है, ऐसे कनाडा ने भी किया है, वर्ड यूनियन को प्रेफर किया। इसके अलावा क्या है, हमने ज़्यादा पावर किसको दे रखी है, सेंटर को दे रखी है एज कम्पेयर टू स्टेट, ठीक है। तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से क्या है, हमारा जो इंडियन फेडरेशन है वो कनाडा फेडरेशन से ज़्यादा रिसेंबल करता है। अब जरा हम देख लेते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको सबसे पहले भी हमने पढ़ा है फीचर्स, जब हमने कंपेयर किया, अब हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फाइन। सबसे पहले डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दी है, राइट। दोनों के पास, सेंटर के पास भी स्टेट के पास, दोनों के पास अपनी अपनी सॉवरेंटी है, सॉवरेन पावर्स है कि, और ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दी है, राइट। यूनियन गवर्नमेंट कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स का डील करते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सब। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो किसी और मैटर्स पे डील करती है जो रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल, ठीक है। तो सिंपल बात है कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हीं के मैटर का डील करती है, राइट। इसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है हमारे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, साथ में लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे जो डिवाइड थे इंटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल में हमारे 470 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइडेड है इंटू 25 पार्ट और 12 शेड्यूल्स हैं। इसके अलावा जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई करता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ स्पेसिफाई करता है और प्रिस्क्राइब करते हैं कि कितनी लिमिट्स में वो अपना काम कर सकते हैं। मतलब हम किसी को अनलिमिटेड पावर नहीं देते कि वो अथॉरिटेरियन बन जाए, ठीक है। तो सो दैट हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होता है सो दैट हम मिसअंडरस्टैंडिंग जो डिसएग्रीमेंट्स है उनको अवॉइड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर है। अगेन गाइस, डिवीजन ऑफ पावर्स किसके अंदर आपको पता होना चाहिए, 7 शेड्यूल। देखो मैंने आपसे डिस्कस कर रखे तो 7 शेड्यूल, अब आपको 7 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। 7 शेड्यूल में बताता है डिवीजन ऑफ पावर्स किस किस के बीच में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, फाइन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड किया गया बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि 7 शेड्यूल में मेंशन है। यूनियन लिस्ट में कंसिस्ट है 98 सब्जेक्ट। देखो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है तो इसका मतलब उनको डील करने की पावर डायरेक्ट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं जिसकी डायरेक्ट पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स होते हैं उनको डील करने की पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास होती है, लेकिन ऑफकोर्स सेंटर की पावर ज़्यादा होती है, राइट। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाए तो ऑफकोर्स सेंटर का जो लॉ होता है वो प्रीवेल होता है, राइट। इसके अलावा कुछ रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होती हैं, उनकी जो पावर है वो किसके पास है, सेंटर पर, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स की पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, फाइन। तो यूनियन की पावर, यूनियन लिस्ट की पावर यूनियन के पास है, स्टेट लिस्ट की पावर ऑफकोर्स स्टेट के पास है, नाम से समझ में आ रहा है। कॉन्करेंट लिस्ट की पावर किसके पास है, यूनियन प्लस स्टेट दोनों के पास है। रेजिडुअरी की पावर ओनली सेंटर, फाइन। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स तो सेंटर की पावर प्रिवेल करेगी। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है, और यही सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो जो भी लॉज इनेक्ट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, वो पहले देखा जाएगा कि वो कहीं हमारे वैलिड है या नहीं, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई नहीं कर रहे कुछ लॉज तो वो उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो हर लेवल पे ऑपरेट करते हैं विद इन द जुडिस्डिक्शन प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिमिट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर का डिवीजन है एज वेल एज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम उसको मेंटेन करते हैं ओनली बाय द मेथड ऑफ इट्स अमेंडमेंट, फाइन। हैंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है,
कि हम जो हमारे प्रोविजंस हैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेके हम उसको इतना छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, और हम सिर्फ उसे अमेंड कर सकते हैं ओनली। आपको पता है हमने उस दिन पढ़ा था कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम सिंपल मेजोरिटी से कर देते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम स्टेट की कंसेंट से करते हैं। फाइन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना तो रिजिड है कि अगर जहाँ पे सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस में इफेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे कदम लेते हैं। फाइन, और उन प्रोविजंस को स्पेशल, अगर उन प्रोविजंस को आपको अमेंड करना है देन हमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस हमें अप्रूवल चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से, तभी हम वो चीज़ को अमेंड कर सकते हैं। फाइन, तो इसका मतलब ये कि सेंटर अकेले अपनी मनमानी नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये आपको पता ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी को, जो हेड किया जाता है किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है हमारा ट्रायंगल स्ट्रक्चर है। फाइन, सुप्रीम कोर्ट दो तरह का पर्पस है, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा उसकी पावर है जुडिशियल रिव्यू की। फाइन, इसके अलावा क्या करता है वो सभी डिस्प्यूट्स को सेटल करता है जो भी सेंटर या स्टेट्स में हो या फिर बिटवीन द स्टेट्स हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन वेरियस मेजर्स सो दैट हम क्या करते हैं कि हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट इसलिए रखा है ताकि अगर कोई एमपी एमएलए अपनी पावर से किसी जज को मतलब कि धड़का ना सके, ठीक है, तो हमने वो कैसे सिक्योर कर सका है, जैसे हम जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेनर प्रोवाइड कर रखे हैं, उनकी फिक्स सर्विसेज कंडीशन हो गया, ये सब दे रखे हैं सो दैट हम क्या कर सके जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख सके फ्रॉम द गवर्नमेंट या फ्रॉम द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है बाइकमरिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाइकमरियल लेजिस्लेचर है इवन के स्टेट्स पे भी, ठीक है। सेंटर में आपको पता है राज्यसभा है जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, और स्टेट पे लोअर हाउस है जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, आपको पता ही है। अपर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। वाई लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया। राइट, तो राज्यसभा इवन तो कि इसमें थोड़ा कम पावरफुल चैम्बर है लेकिन ये फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। फाइन गाइस, अब हम जरा यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने फेडरल फीचर्स तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं यूनिटरी फीचर। स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है बिकॉज जो पावर का डिवीजन होता है वो सेंटर में ही होता है और फेडरल को हम मतलब कि पावर्स नहीं देते। फर्स्टली जो यूनियन लिस्ट होती है उनमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं देन द स्टेट लिस्ट। फाइन, देखो अब हम ये इंडिया के अकॉर्डिंग करें, इंडिया में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, तो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में कौन से फेडरल फीचर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, नो डाउट हमने पावर का डिवीजन किया हुआ, लेकिन जो पावर का डिवीजन किया वो हमारे सेंटर के फेवर में। उसके बाद हमने देखा यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेट, इसलिए इसके अलावा जो मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमने यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए। थर्डली जो सेंटर के पास अगर कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर के पास ओवरराइडिंग अथॉरिटी है। फाइनली जो रेजिडुअल पावर्स है वो भी सेंटर के पास है, ठीक है, इसलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेंटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स को कोई डिस्ट्रक्टेबल नहीं कर सकता। आपको पता है हमारा क्या बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, मतलब कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं, उनकी टेरिटरी चेंज हो सकती है, लेकिन हमारे यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, जबकि अमेरिकन में इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हो। फाइन, अनलाइक अदर फेडरेशन जो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म करे। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट की एरियाज बाउंड्रीज या नेम को क्या कर सकती है चेंज कर सकती हैं, और वो भी इवन ओनली बाय अ सिंपल मेजोरिटी, मतलब कि हमें स्टेट के कंसेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हमें किसी स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज करना है। इसलिए जो इंडियन फेडरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। देखो भाई ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, जबकि अमेरिकन फेडरेशन को हम क्या बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। नेक्स्ट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूजली जो फेडरेशन होते हैं जैसे अमेरिका में हो गया, ठीक है, वहाँ पे यूनियन का तो भाई स्टेट्स के पास भी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इवन के उनके पास राइट होता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के पास ऐसी हमने कोई भी पावर किसी भी स्टेट को नहीं दी रखी, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटर। फिर वो जो सेंटर एंड स्टेट्स हैं उन्हें एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना काम करना होता है। एक्सेप्शन सिर्फ जम्मू कश्मीर का था, लेकिन वो भी हमने क्या करते हैं एब्रोगेट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रखे हैं, मतलब कि हमारा
जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता है वो ना ही वो रिजिड है ना ही वो इतना फ्लेक्सिबल है, तो ब्लेंड है, ठीक है। तो वो रिजिड कम है, लेकिन अदर फेडरेशंस के मुकाबले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो होते हैं उनको हम अमेंड कर सकते हैं बाय द यूनिलेटरल इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर बाय सिंपल मेजोरिटी और द स्पेशल मेजोरिटी। मतलब कि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो डाउट 3 तरह से हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें सिर्फ हम पार्लियामेंट्री के अकेले एक्शन से क्या कर देते हैं, अमेंड कर देते हैं। फर्दर जो पावर्स हैं टू इनिशिएट एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो सिर्फ सेंटर के पास है। यूएसए में स्टेट ने कोई भी कैन ऑल्सो, मतलब कि आपको पता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, अभी हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिर्फ पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है। जबकि अमेरिका में स्टेट्स के पास भी पावर है कि वो अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकती है। नेक्स्ट है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। ये आपको पता है राज्यसभा में अगर सपोज करो अगर हरियाणा है, एक यूपी है, ये थोड़ा कि हरियाणा की भी 10 सीट है, यूपी की भी 10 सीट, नहीं। हम क्या करते हैं, स्टेट्स को जो रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं राज्यसभा में वो हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे दे रखे हैं, इसलिए जो मेंबरशिप है वो वेरी करती है 1 से लेके 31। अभी गोवा है, गोवा इतनी छोटी सी स्टेट है, यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, ये थोड़ा इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ठीक है। यूएसए में दूसरी तरफ इक्वालिटी के बेसिस पे चलती है, मतलब कि चाहे वो छोटी स्टेट हो चाहे बड़ी स्टेट है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे चलती है इन द अपर। 10 जो अमेरिकन सीनेट है उसमें 100 मेंबर्स हैं, जिसमें और 50 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट से 2 मेंबर्स हैं। दिस प्रिंसिपल इज रिगार्डेड सेफगार्ड फॉर द स्मॉलर स्टेट्स। फाइन। तो गाइस आप देख सकते हो इंडिया और अमेरिकन फेडरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी के वक्त की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और जो पूरा जो हमारा जो टोटल कंट्रोल है वो किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास। और इससे क्या होता है जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो एकदम से यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है विदाउट एनी अमेंडमेंट। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा। फाइन, ये हम सब पढ़ चुके हैं गाइस। सिंगल सिटीजनशिप आपको पता है, नो डाउट हमारे चाहे डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट किया गया है। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखा होगा सेंटर अलग से देता है और स्टेट अलग से देता है, ठीक है। तो सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप ही हमें मिलेगी, किसी को अलग से स्टेट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हरियाणा की, पंजाब की, केरला की अलग नहीं मिलेगी। सभी सिटीजन चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी जगह पैदा हुए हैं। कभी आपने देखा होगा अगर आपकी मम्मी पंजाब की है, पापा हरियाणा की है, अगर आप पंजाब में पैदा हुए हैं, इट डजेंट मीन कि आप वहाँ नहीं रह सकते। तो अब कहीं भी अगर आप बोर्न हुए, कहीं आप रह रहे हो, आप सेम राइट्स इंजॉय करोगे। इसी तरह कुछ और फेडरल स्टेट्स जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का मतलब की मेथड है, मतलब नेशनल और रीजनल सिटीजन दोनों आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था हमारी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटीग्रेटेड जुडिशरी को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, ठीक है। कुछ हाई कोर्ट्स हैं, फिर कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। फाइन, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसके नीचे हैं। और सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट क्या करता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड है तो सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को वही एनफोर्स करते हैं। जबकि यूएसए में क्या है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, जहाँ पे फेडरल लॉज को एनफोर्स किया जाता है फेडरल जुडिशरी के द्वारा और स्टेट लॉज को एनफोर्स किया जाता है बाय द स्टेट। जबकि हमारे में सभी लॉज को एक ही मतलब कि एक ही जुडिशरी के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। और इंडिया सबसे ज़्यादा यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपनी अपनी सेपरेट पब्लिक सर्विस है। जबकि इंडिया में भी सेंटर और स्टेट के पास सेपरेट पब्लिक सर्विस, आपको देखा होगा यूपीएससी होता है, इसके अलावा हर एक स्टेट पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस होता है, यूपी पीसीएस होता है। फाइन, तो हमारी में पीएस है, लेकिन एडिशन हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, दैट इज आईएएस, आईपीएस, जो विच आर कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट। इसका मतलब द मेंबर ऑफ दीज सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर विच ऑल्सो पोजेस, जो अल्टीमेट कंट्रोल करते हैं ओवर द टाइम। इसलिए जो सर्विसेज है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सिंपल बात आप देख सकते हो कि हमारे पास यूनिटरी और फेडरल फीचर दोनों हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीन है, इसके अलावा हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करते, इवन स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करते हैं। फाइन, इवन कि जो उनका अपॉइंटमेंट, कैग का अपॉइंटमेंट और रिमूवल है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट। इसलिए जो कैग का ऑफिस है वो रिस्ट्रिक्ट करता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। जबकि जो अमेरिकन में जो कंट्रोल जनरल है उनके पास कोई स्टेट्स का कंट्रोल नहीं है। फाइन, स्टेट्स के पास उनका अलग अलग कैग है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। फाइन, अब हमने बोला वैसे तो स्टेट मैटर्स को डील करने की पावर स्टेट को पूरी है। फाइन, लेकिन
अगर ऐसा अथॉरिटी उनको अलॉट हो जाए तो स्टेट के पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है। फाइन, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि हाँ ये सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट में और इस पे लॉ किसको बनाना चाहिए, पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, तो वहाँ पे जो पावर है वो किसको मिल जाती है, पार्लियामेंट को मिल जाती है। दिस मीन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसके द्वारा कर सकते हैं, ओनली बाय एनी अमेंडमेंट। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं भी है लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है तो ये पावर पार्लियामेंट को दे दी जाती है विदाउट एनी अमेंडमेंट, विदाउट एनी इमरजेंसी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आपको पता है हर एक स्टेट का गवर्नर होता है, गवर्नर जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, और ये अपना ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि ये एक तरह का एजेंट की तरह। आपको पता है सेंटर्स में अगर सपोज करो अभी करंट बात है, सेंटर में बीजेपी की पावर है, हर एक स्टेट में अलग अलग पावर, कहीं पे तो बीजेपी की लेकिन कहीं पे कांग्रेस की भी है, ठीक है, कहीं पे दीदी जी की भी है, ठीक है। तो क्या होता है, नो डाउट अलग अलग पावर, लेकिन जो गवर्नर होता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है। फाइन, तो गवर्नर के थ्रू क्या करता है, जो सेंटर है वो अपनी स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखता है, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो इलेक्टेड हेड ही होता है स्टेट में। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया ने कैनेडियन सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। इसके बाद क्या हमारे पास इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, मतलब कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर के नहीं सबकी स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है। फाइन, और ये जो बॉडी है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और स्टेट्स इसमें कुछ नहीं बोल सकती। सिमिलरली सेम पोजीशन है अगर हमने किसी को रिमूव करना, जबकि अदर हैंड यूएसए में अगर स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं और फेडरल इलेक्शन हो रहे हैं उन दोनों को डील करने के लिए अलग अलग मशीन है, जबकि हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है जो दोनों को डील करता है, किसके साथ भी, सेंट्रल इलेक्शन के भी और स्टेट लेजिस्लेशन के इलेक्शन के भी। फाइन, नेक्स्ट है वीटो ओवर स्टेट बिल्स। एक सेकेंड, वीटो ओवर स्टेट बिल्स मतलब कि गवर्नर के पास पावर है कि वो अगर सपोज करो, आपको पता है जैसे सेंटर पे बिल कब तक नहीं पास हो सकता जब तक पहले मतलब कि लोकसभा राज्यसभा चेंज ना कर दे, ठीक है, मतलब साइन ना कर दो, फिर फाइनली प्रेसिडेंट ना साइन कर दो। उसी तरह स्टेट बिल्स में भी क्या होता है, पहले क्या होता है, मतलब कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों पहले हाउस से साइन करते हैं और फाइनली गवर्नर को साइन करना होता है। अगर गवर्नर, लेकिन यहाँ पे क्या गवर्नर का पावर होती है, गवर्नर क्या करता है कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। फाइन, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है वहाँ पे अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है कि मुझे ये बिल पास करना है या नहीं, ठीक है। इस दस जो प्रेसिडेंट है वो इंजॉय करता है एब्सोल्यूट वीटो ओवर द स्टेट बिल्स, लेकिन यूएस और ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स को ऑटोनोमस बना रखा है और मतलब कि वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए हम बिल्स को रिजर्व करने का कोई भी प्रोविजन नहीं। फाइन, तो गाइस ये कुछ हमने पढ़ लिया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फेडरल फीचर्स है और क्या क्या यूनियन फीचर है। अब क्रिटिकली एवेल्यूएशन कर लेते हैं। फ्रॉम द ये क्लियर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने अपना जो ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम को डिराइव किया, कहाँ से, यूएसए से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन काफ़ी यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स को भी इनकॉर्पोरेट किया है सो दैट हम बैलेंस पावर को बैलेंस बना सके बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और सेंटर को हम ज़्यादा पावरफुल बना सके। राइट, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो फेडरल करेक्टर है कहीं ना कहीं इसको चैलेंज किया, इसलिए जो केसी वेर है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला है, क्वासी फेडरल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्वासी फेडरल किसने बोला है, केसी वेर को बोला है। उन्होंने बोला है जो इंडियन यूनियन है वो एक यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रेदर देन अ फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। सिंपल बात है कि इंडियन जो यूनियन है वो एक्चुअल में यूनिटरी स्टेट है लेकिन इसके पास कुछ फेडरल फीचर्स है, ऐसा किन्होंने ने बोला है, केसी वेर ने बोला है। इसके अलावा जो के संगतम है उन्होंने बोला है कि हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों बनाई या फिर हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको यूनिटरी वाइज क्यों बनाया, इसके दो फैक्टर। सबसे पहले क्या, हम सेंटर को डोमिनेंस देना चाहते थे फाइनेंशियल स्फीयर में और स्टेट्स को डिपेंडेंट बनाना चाहते थे अगर उसको पैसा थी। इसके अलावा हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन आ गया सो दैट वो क्या कर सके, स्टेट्स को डेवलप कर सके। तो ये दो तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर डेवलप किया। इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो प्रैक्टिकली है उन्होंने यूनिटरी स्टेट को फंक्शन किया थ्रू द यूनियन एंड द स्टेट्स हैव ट्राइड टू फंक्शन फॉर्मली एंड लीगली एज अ फेडरेशन। इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो दोनों लोगों की बात पहले नहीं किए, इसलिए जो पॉल एपेवली हैं उन्होंने क्या बोला, इंडिया को एक्सट्रीमली फेडरल बोला है। मॉरिस जोन्स ने बोला है कि ये एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। देखो अभी सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, ठीक है,
किसी ने इंडो का एक्सट्रीमली फेडरल बोला है, किसी ने क्वासी फेडरल बोला है, किसी ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है, इवोजेनिक्स ने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलिंग टेंडेंसी बोला है। इन्होंने बोला है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली फेडरल है, लेकिन इन्होंने कुछ यूनिक सेफगार्ड दिए सेंटर को सो दैट वो नेशनल यूनिटी को मेंटेन कर सके। इसके अलावा जो एलेक्जेंडर है उन्होंने बोला कि इंडिया क्या है, इंडिया इज अ केस मतलब कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट इज़ अ यूनिक इंटरेक्ट। इसके अलावा जो ग्रेविनी क्वेश्चन जो कि हर जगह आते हैं, उन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को क्या बोला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि इंडिया और सेंटर और स्टेट्स में कोऑपरेशन बने। ठीक है, इन्होंने बोला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बनाई है बिकॉज वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट गवर्नमेंट को वीक बनाना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने इसमें बोला है इट हैज नॉट मेड द स्टेट गवर्नमेंट वीक एंड हैज नॉट रिड्यूस देम टू द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन, इसलिए इन्होंने इंडियन के फेडरेशन को बोला है कि एक तरह का न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन है सो दैट इंडिया की जो नीड्स है हम उसको पूरी कर सकें। फाइन, हर एक कंट्रीज की पोजीशन अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, तो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। ऑन द नेचर ऑफ इंडियन ऑब्जर्वेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन एज मच एज इट रीएस्टैब्लिश द ड्यूअल पॉलिटी। इसके अलावा जो यूनियन है वो कोई लीग ऑफ स्टेट्स नहीं है। फाइन, एंड इट इज दे आर यूनाइटेड इन अ लूज रिलेशनशिप नोर आर द स्टेट्स द एजेंसीज ऑफ द यूनियन डिराइविंग द पावर्स फ्रॉम इट। ठीक है, अब देखो किसने किसने क्या बोला ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। दोनों जो यूनियन एंड स्टेट्स हैं दे आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट्स हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट की गई हैं, लेकिन जो अपनी अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेती है। इन्होंने फर्दर ऑब्जर्व किया कि येट जो कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड करता है टाइट मोड, मतलब कि हमारे बिल्कुल टाइट मोड फेडरलिज्म नहीं है, दोनों है, यूनिटरी भी है फेडरल भी है, वो डिपेंड करता है टाइम और सर्कमस्टेंस। जैसे नेशनल इमरजेंसी है तो ऑफकोर्स हम उस वक्त यूनिटरी बन जाएंगे, लेकिन वैसे नॉर्मल टाइम पे हम क्या है, फेडरल है। फाइन, वाई रिप्लाइंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द, क्योंकि लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो ओवर सेंट्रलाइजेशन या यूनिटरी ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला कि एक सीरियस कंप्लेंट इज मेड ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज टू मच सेंट्रलाइजेशन एंड द स्टेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड द म्युनिसिपैलिटी। इट इज़ क्लियर कि इट इज़ नॉट ओनली एन एग्जीक्यूशन बट इट एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एग्जैक्टली क्या किया। बस सिंपल बात ये है कि सब ने अपना क्रिटिसाइज किया है। फाइन, तो गाइस आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको देखो इतना पढ़ने में कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, बिकॉज देखो कुछ काम आपको भी करना होगा। फाइन, ये काम आपको इसलिए दिया जाता है बिकॉज अगर हर एक चीज़ में आपको पढ़ा दूंगी तो आपकी जो पढ़ने की रीडिंग की जो कैपेबिलिटी है कैपेसिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फाइन, जो मैं नहीं करना चाहती। फाइन, तो अभी किसने क्या बोला ये सब आप मुझे पढ़ के, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। अब हम पढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल प्रिंसिपल्स आर नॉट फाउंड इन द इंडियन फेडरेशन। कौन से फेडरल प्रिंसिपल है जो हमारे इंडियन फेडरेशन में नहीं पाए जाते। बाइफर्केशन ऑफ जुडिशरी बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो आपको पता है हमारी इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जुडिशरी का कोई डिवीजन नहीं है, तो ये नहीं पाया जाता। इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द अप्रॉक्स, नहीं देखो इक्वालिटी नहीं है, हम तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये भी नहीं है। द यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी स्टेट सेसेडिंग फ्रॉम द, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे में ऐसा है यूनियन कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। फेडरल गवर्नमेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ द इंडियन यूनियन बाय फॉर्म, ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है वो मैप को द्वारा ड्रॉ कर सकती है। तो क्या नहीं पाया जा सकते फर्स्ट एंड सेकंड, हमारा फीचर नहीं, तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल क्यों है, आपको पता है फेडरल किस फॉर्म में होता है, डिपेंड करता है देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। बताओ क्या है, द हेड ऑफ द स्टेट इज सिलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कोलाज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। देखो सिंपल बात इन्होंने बोला है कि हमारा इंडिया जो फेडरल है वो किस बेसिस पे है, कि क्योंकि जो प्रेसिडेंट के जो हम इलेक्शन होते हैं उसमें जो इलेक्टोरल होता है वो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। दूसरा, या तो जो स्टेट के गवर्नर है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, या जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट होता है वो दोनों के द्वारा होता है, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। देखो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन देखो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन ने पूछा कि फेडरल किस बेसिस पे बोला जाता है। भाई फेडरल तो किस बेसिस पे बोला जाता है, फेडरल तो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जो करेक्ट आंसर क्या है सी। फाइन, थर्ड क्वेश्चन है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरल स्टेट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हमारे इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द यूनिट्स एंड द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू, ये बात दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म फेडरल कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, मैंने क्या बोला डज नॉट फिगर एनीवेयर,
कहीं भी मेंशन नहीं है, हमारी यूनियन मेंशन है वो भी आर्टिकल 1 में। व्हेन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट, मतलब कि आपको बताना है पार्लियामेंट कब स्टेट्स मैटर पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। इफ द पार्लियामेंट passes a resolution to that effect in the national interest, if the Supreme Court grants necessary authority to the Parliament, if the Rajya Sabha passes a resolution by the 2/3 majority declaring that subject in the state list under consideration is of the national importance, if the President issues an ordinance transferring the subject from the state list to the union of the, अभी हमने पढ़ा पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कब मैटर बना सकते हैं, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करते 2/3 मेजोरिटी से और डिक्लेयर करते कि ये सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का। फाइन, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट एक क्यूटेशन एक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज एट द मोस्ट क्वासी फेडरल अ यूनाइटेड स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर। ऐसा किसने बोला? अभी हमने पढ़ा, किसने बोला है? केसी वीरे ने बोला है। टर्म फेडरेशन क्या इंप्लाई करती है? हमने ये भी पढ़ा है, डिवीजन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। आपको पता है फेडरेशन का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। फाइन, सेशनलिज्म क्वेश्चन है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरल स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को हमने इमरजेंसी पावर दे रखी है विच कैन कन्वर्ट द फेडरल स्टेट इनटू, बिल्कुल बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो स्टेटमेंट ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, हमारी इंडिया के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड, बार्गेनिंग, कोऑपरेटिव या कंस्ट्रक्टिव? तो आपको पता है हमारा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रेजिडुअरी पावर है किसके पास है? आपको पता है यूनियन लिस्ट की पावर सेंटर के पास, स्टेट लिस्ट की स्टेट के पास है, कॉन्ग्रेंट लिस्ट की यूनियन स्टेट दोनों के पास है, जबकि रेजिडुअरी की पावर किसके पास है? ओनली यूनियन के पास है। तो पार्लियामेंट के पास के पावर्स हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर वो कैसा है? फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, यूनिटरी है, यूनिटी इन फॉर्म एंड फेडरल इन स्पिरिट, ये प्योर। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो फेडरल इन फॉर्म है और स्पिरिट हमारी यूनिटरी है। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो ये। इंडिया फेडरेशन किसका रिसेंबल करता है? अभी हमने पढ़ा यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, तो करेक्ट आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है, केजे वीरे कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फाइन, बिकॉज देयर आर 3 लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच डिवाइड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिविंग रेजिडुअरी पावर, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी लॉ बना सकता है बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। राइट, अगेन गाइस ये सेम क्वेश्चन हमने जो मैच द लिस्ट है हमने सेम क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में किया था। कैबिनेट गवर्नमेंट दैट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है? आपको पता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो सेकंड है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में आपको पता है कि क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है, दैट इज द फर्स्ट है। फेडरल गवर्नमेंट आपको पता है डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, दैट इज द फोर्थ है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर। करेक्ट आंसर क्या है? 2 1 4 3। फाइन, तो करेक्ट आंसर इज बी। आपको पता है विच आर द फीचर, फेडरल स्टेट की क्या फीचर है? जो पावर होता है सेंट्रल स्टेट में वो क्लियरली लिखे जाते हैं, यस, अनरिटन को नहीं। अभी हमने पढ़ा क्या आता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या? ओनली 1। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द 3 लिस्ट जो पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? अभी हमने पढ़ा 7th शेड्यूल। फाइन, तो करेक्ट आंसर क्या है? 7th शेड्यूल। विच अमंग द फॉलोइंग पे आपको बताना है कौन सा लेजिस्लेटिव पावर करेक्टली मैच नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर यूनियन लिस्ट के पास यूएस, लोकल गवर्नमेंट के पास नो, भाई रेजिडुअरी पावर की जो पावर है वो यूनियन के पास है, तो ये गलत हो गया। स्टेट यस, स्टेट एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। Who among the following expressed the view that the Indian Constitution is federal in as much as it establishes that may be called a duality? ऐसा किसने बोला था? तो गाइस अभी हमने पढ़ा ये सब बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद है लाइक करना, कोई डाउट आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, जो होमवर्क दे उसे करो, बाकी तब तक बाय, टाटा।